हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ए डब्ल्यू सतीना का हम कैसे यूज़ करते हैं डेटा वेयर हाउसिंग के लिए। इस वीडियो में हम एस3 और अपाचे हाइव टेबल टाइप्स यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आइसबर्ग के साथ उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा बेसिक्स इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ए डब्ल्यू सतीना होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे प्रोज एंड कॉन्स क्या अथीना यूज़ करने का, और उसके बाद एक क्विक डेमो यूजिंग क्रिएटिंग और डेटा वेयर हाउस यूजिंग अपाचे हाइव। इसमें हम पार्केट और CSV फाइल्स दोनों का यूज़ देखेंगे। पार्टीशंस कैसे होता है ये भी चेक करेंगे। उसके बाद हम इसके ड्रॉबैक्स देखेंगे, और फाइनली हम नेक्स्ट वीडियो में आइसबर्ग को कवर करेंगे। तो हम पहले देखते हैं कि ए डब्ल्यू सतीना है क्या। ए डब्ल्यू एस सतीना हम जानते हैं कि ए डब्ल्यू एस की एक सर्विस है विच इज़ सर्वरलेस इंटरैक्टिव क्वेरी सर्विस दैट enables data analysis directly in Amazon S3 यूजिंग स्टैंडर्ड SQL। तो इसमें मैं Amazon S3 में स्ट्रक्चर्ड वे में फाइल सेव कर सकता हूँ, CSV फॉर्मेट में, JSON फॉर्मेट में, ORC फॉर्मेट्स में, एक्सेट्रा डिफरेंट फॉर्मेट्स में, और उसको मैं फिर ए डब्ल्यू सतीना के ऊपर डायरेक्टली क्वेरीज लिख के क्वेरी कर सकता हूँ। तो एक सिंपल सोल्यूशन है जो थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव भी है हमारा एक डेटा वेयर हाउस क्रिएट करने के लिए। तो डेटा स्टोरेज जैसा कि हमने बात करा S3 में स्टोर होता है। इसका जो मेटा डेटा है, मेटा डेटा क्या हो गया कि टेबल का मेटा डेटा, टेबल का स्ट्रक्चर कि वो कैसे होता है, कहाँ क्या डिफाइंड है, उसका DDL कैसा है, तो वो सब हम AWS ग्लू में स्टोर होता है। जब आप टेबल्स क्रिएट कर रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें AWS ग्लू को आपको उसके पोर्टल, उसके सर्विस पे जाके यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन परमिशन होनी चाहिए आपके रोल को कि आप उस वहाँ पे भी क्रिएट कर पा रहे हो। हम डेमो में देखेंगे कि जब मैं टेबल्स क्रिएट करता हूँ तो मेटा डेटा कैसे स्टोर होता है डेटा कैटलॉग में AWS ग्लू में, तो हम उसको आगे देखेंगे। AWS अथीना पे हम सिंपली सारा डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यूजिंग SQL, और जो अपने बैकएंड पे वो यूज़ करते हैं तो हम अपाचे का प्रेस्टो इंजन यूज़ कर सकते हैं सो दैट हम पैरेलल प्रोसेसिंग में फास्ट क्वेरी कर पाएँ। जैसे कि हमने देखा कि अमेजॉन अथीना सर्वरलेस है, तो उसका कॉस्ट मॉडल थोड़ा सा इफेक्टिव है। सिर्फ उसी के लिए चार्ज होता है जितना हमने डेटा स्कैन करा है, क्योंकि स्टोरेज तो S3 पे हुई है, सो उसका स्टोरेज का कॉस्ट अलग S3 पे आता है। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए इंडेक्सेस हम बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं पार्टीशन ऑन अ स्पेसिफिक कॉलम। बी इट यूजली टाइम स्टैम्प्स पे लोग करते हैं, जैसे ईयर, मंथ, डेट अलग अलग स्टोर कर लिया, जैसे हमने यहाँ पे डेट देखा है, या फिर रीजन के ऊपर कर लिया। इंडिया के ऊपर कर दो, डिफरेंट स्टेट्स का डेटा, हर एक स्टेट का एक अलग पार्टीशन बन गया, सो एन एंड सो फोर्थ। और ये जो सर्विस है ये सर्वरलेस एंड स्केलेबल है, तो इसलिए हमें खुद से कुछ प्रोविजन नहीं करना, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मैनेज नहीं करना, इट इज़ सेल्फ मैनेज बाय AWS। तो जैसे कि हमने इसका पिछली वीडियो स्लाइड पे देखा, वही इसके प्रोज भी हैं कि सीक्वल इंटरफेस है, हम इजीली इसको क्वेरी कर सकते हैं। डेटा एनालिस्ट टीम, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, डेटा साइंस टीम्स, डेटा इंजीनियर्स सब इसको क्वेरी कर सकते हैं, क्योंकि सीक्वल थोड़ा सा वेल नोन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है जो हर एक इंजीनियर को यूजली आता है। सर्वरलेस एंड कॉस्ट इफेक्टिव है, मल्टीपल डेटा फॉर्मेट स्टोर करने के लिए होता है, और ईजिली इंटीग्रेबल विद अदर AWS सर्विसेज। लेकिन इसके कॉन्स क्या हैं साथ में? परफॉर्मेंस लिमिटेशंस। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड, जैसे कि हमने देखा कि इंडेक्सिंग बाय डिफ़ॉल्ट वैसे सपोर्ट नहीं कर, हमें पार्टीशंस क्रिएट करने पड़ रहे हैं। जैसे जैसे मेरे क्वेरीज कॉम्प्लेक्स होती रहती हैं, परफॉर्मेंस डिग्रेड होती रहती है। इसी के रीज़न से हमें इसका लार्ज लेटेंसी भी आता है फॉर लार्ज और अनऑप्टिमाइज्ड डेटा सेट्स। इसलिए कि अब मैं जो S3 पे डेटा स्टोर कर रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, उसको मैं किस स्ट्रक्चर में कैसे स्टोर कर रखा हुआ है। यूजली CSV पे जो लोग क्रिएट करते हैं वो बहुत ऑप्टिमाइज नहीं होता, इसलिए पार्कवेट पे हम यूजली यूज़ करते हैं। पार्कवेट एक कॉलम टाइप्स फाइल स्टोरेज सिस्टम है। तो अगर हम CSV स्टोर करा हुआ है हमने, तो जब हम सेलेक्ट क्वेरी रन कर रहे हैं तो वो पूरी डेटा फाइल को स्कैन कर रहा है, जिसकी वजह से अगर मैं इसको थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे आप इमेज में थोड़ा सा देख भी सकते हैं, जिस अगर CSV है तो वो पूरी फाइल को स्कैन कर रहा है, तो मेरा टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, कॉस्ट भी ज़्यादा लग रहा है। पार्कवेट में लेकिन ऐसा नहीं होता। पार्कवेट में क्योंकि वो कॉलम फाइल स्टोर्ड है, तो अगर मैंने सेलेक्ट में 2-3 कॉलम्स ही लिखे हैं, वेरे क्लॉज में लिखा है, तो वो उसी कॉलम को रीड करके मेरे को रिटर्न कर रहा है, क्वेरी कर रहा है, ऑप्टिमाइज़ कर रहा है। कॉस्ट अनसर्टेनिटी है। वैसे तो इसका सर्वरलेस हमने देखा कि कॉस्ट इफेक्टिव भी एक प्रो लिखा हुआ है, लेकिन कॉस्ट अनसर्टेनिटी कहाँ पे आती है कि जब मेरे अनऑप्टिमाइज क्वेरी आ गई है या फिर थोड़ी कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखी है, तो कभी कभी हम उसको
उसका कॉस्ट कितना बैठेगा वो निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो अगर मैंने उसको किसी प्रोग्राम में स्टार्ट कर दिया है तो जो मेरा कॉस्ट है वो काफ़ी हाई चले जाता है। एंड सबसे लास्ट में आता है कंकरेंसी लिमिट्स। तो इसकी एक लिमिटेशंस है कि हम एक टाइम पे कितनी नंबर ऑफ़ क्वेरीज रन कर सकते हैं, कितना डेटा स्कैन कर सकते हैं। चलिए अब इसका हम डेमो देखते हैं। तो डेमो के लिए जो हम डेटा सेट यूज़ करेंगे वो हमने कागल से मैंने एक्सट्रैक्ट करा है, स्टूडेंट डिप्रेशन डेटा सेट। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे फाइल का स्ट्रक्चर क्या है, हमें कौन कौन से कॉलम्स हैं यहाँ पे। तो इन्होंने हमें यहाँ पे इसका कॉल भी दिया हुआ है, डाउनलोड करेंगे तो इसी का यूज़ करके एक स्क्रिप्ट लिखी है। अब हम इसका यूज़ करके डेटा डाउनलोड कर लेंगे। एंड क्योंकि मेरे को इसमें पार्टीशन भी स्टोर करने हैं AWS अथीना के ऊपर क्वेरी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने वो कैसे करा हुआ है। ये मैंने कमेंट आउट करा हुआ है सब, लेकिन अगर आपने इंस्टॉल नहीं करा हुआ है तो आपको कागल हक अपना एक अलग पिप पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट का जो डेटा सेट है वो मैंने डाउनलोड कर लिया है। इस पाथ पे वो डाउनलोड हुआ है। हमें फ़ाइल रीड करके उसको एक करंट पाथ डिफाइन करा है। डेटा मेरा एक DDF में आ चुका है। अब मैं सिटी के ऊपर पार्टीशंस क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं सिटी के ऊपर डिफरेंट CSV फाइल्स और पाकेट फाइल्स दोनों स्टोर करूँगा, जिससे कि हम साइज़ में भी डिफरेंस देख पाएंगे जो आपको दिखेगा। तो अभी हमने डेटा फ्रेम्स बना लिए और फाइल सेव कर ली है, CSV की भी एंड पाकवेट की भी। तो एक CSV फाइल मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि हमारी CSV फाइल्स दिख कैसे रही होंगी। ID, जेंडर, एज, सिटी, इसमें सारे कल्याण होंगे क्योंकि इसमें सिर्फ कल्याण सिटी के ही रखे हुए हैं। प्रोफेशन क्या है, स्टूडेंट है, डिज़ाइनर है, टीचर्स हैं, इसमें डिफरेंट प्रोफेशंस हैं। उसका अकेडमिक प्रेशर, वर्क प्रेशर, CGPA, स्टडी सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हमारे पास डेटा सेट्स है। इसको हमें ये देखना है कि हम इसको अधीना में कैसे एक्सप्लोर कर पाएंगे। लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो मेरी इनिशियल फाइल थी जिसको मैंने डाउनलोड करा है, उसके जो हेडर्स है इनमें स्पेसेस हैं जो स्टैंडर्ड नहीं है। एक हमने देखा कि यूज़र हैड सुसाइडल थॉट्स, जिसमें एक्सक्लेमेशन भी आ रहा है, पंक्चुएशंस भी हैं। तो ये बहुत ही सही तरीका नहीं होता फाइल को स्टोर करने का। तो सबसे पहले हम हेडर्स को चेंज करेंगे कि हम इसको एक स्टैंडर्ड रखें, और फिर हम इसको फिर से स्टोर करेंगे। तो आइए पहले ये चेंज करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इनको स्नैक केस में स्टोर करूँ, तो मैं कॉलम्स को रिप्लेस कर दूंगा अंडरस्कोर से, सारे स्पेसेस हटा के उन सबको लोअर कर दूंगा। DF लिखने की आदत होती है कि हम सब जगह DF लिख देते हैं। तो हम देखेंगे तो जो मेरे हेडर्स थे वो सारे स्टैंडर्ड हो चुके हैं, लेकिन इसमें तब भी कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स रह गए हैं जो मैं चाहूँगा कि ना हो, क्योंकि ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कभी कभी। तो इसको भी हम चेंज करेंगे। ओके, तो मैं गलती कर रहा था, मैं पहले स्ट्रिप कर रहा था एंड उसके बाद उसको रिप्लेस कर रहा था। तो अगर मैं स्ट्रिप बाद में यूज़ करूँगा तो मैं देख सकता हूँ कि मेरे हेडर्स जो हैं वो अब मेरे कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। तो अब मैं इनको स्टोर करा लेता हूँ, बट फिर कुछ एरर आ गया। एरर क्या है, सिटी मेरा स्मॉल हो गया है। ओके, तो यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। यस, अब मेरी फाइल सेव हो चुकी है। अब मैंने अगर रिफ़्रेश करा तो मेरा हेडर्स में चेक देख सकता हूँ कि सब स्टैंडर्ड हो चुके हैं। तो मैंने ऐसे ही CSV एंड पाकेट फाइल्स दोनों सेव करा ली हैं। अब इनको मैं S3 बकेट पे स्टोर कराना चाहता हूँ। उससे पहले मैं S3 पे बकेट्स क्रिएट कर लेते हैं। मैंने एक वेयरहाउस अथीना करके एक स्टोर करा हुआ है। इसमें एक फ़ोल्डर बनाऊँगा मैं, जिसमें मैं CSV फाइल्स अपलोड करूँगा। तो मैं डालता हूँ स्टूडेंट डिप्रेशन CSV एज द फाइल नेम। बाकी सब मैं सेम रखूँगा और सिर्फ क्रिएट कर दूँगा। ठीक है, वैसे एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे हम, विच इज़ स्टूडेंट डिप्रेशन पासवर्ड। एक और फोल्डर क्रिएट कर दिया। एक में मैं पासवर्ड फाइल से स्टोर अपलोड करूँगा, जहाँ पे हम एथीना टेबल एक्सपोज करेंगे, एंड वैसे ही हम एक CSV के लिए भी करेंगे। तो अब चलिए हम अपलोड करते हैं। ठीक है,
अपलोड के लिए मैं यूआई का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने क्रेडेंशियल में थोड़े से कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, तो मैं प्रोग्रामेटिकली मैंने पहले करा था, बट अभी मेरे को कुछ क्रेडेंशियल में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं यहाँ से अपलोड कर रहा हूँ। तो मल्टीपल फाइल्स अपलोड, CSV फाइल्स मैंने यहाँ पे स्टोर कर रखी है, तो मैंने ओपन करा और मैंने अपलोड कर दिया। अगर मैं फाइल साइज़ में वैसे कंपैरिजन देखूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा मैक्सिमम साइज़ आ रहा है 152 KB और जो मिनिमम है वो मेरा बाइट्स में था, राइट। तो मेरा ये है टोटल 52 फाइल्स है अमाउंटेड टू 2.7 MB। तो ये मेरा CSV फाइल्स थी। अब हम पार्कविट फाइल्स देखते हैं। पार्कविट फाइल्स अपलोड करेंगे। अगेन मैंने सारी सेलेक्ट करी, ओपन करी, टोटल 52। साइज़ पे देखोगे काफ़ी बड़ा रिडक्शन है, 2.7 MB से हम लेस देन 1 MB पे आ गए हैं, 900 KB। इसका जो मैक्सिमम साइज़ आ रहा है वो मेरा 29 KB जा रहा है, जो कि वहाँ पे इसी फाइल का मेरा आई थिंक 152 KB था। लेकिन उसी के साथ आप देखोगे जो मेरा मिनिमम है वो मेरा बाइट्स में नहीं रहा है, वो भी 10 KB हो गया है, क्योंकि पाकेट फाइल्स अगर एम्प्टी भी हो तो कुछ स्टोरेज ले रही हैं और कॉलम्स के लिए भी। तो अगर मेरा फाइल साइज़ बड़ा है तो पाकेट फाइल्स हमेशा बेटर चॉइस रहेंगी, ठीक है। और मैंने एक ओरिजिनल फाइल जो डाउनलोड हुई थी बस उसके हेडर्स चेंज करके वो भी अपलोड कर रहा है, जिसका भी साइज़ आप देख रहे हो 2.7 MB को अमाउंट कर रहा है। तो अब हम इन पे अब अथीना पे टेबल्स एक्सपोज करते हैं, तो चलिए। तो अब हमने S3 पे सारे बकेट्स डिफाइन कर लिए हैं, अब हम अथीना पे टेबल्स डिफाइन करते हैं। तो मैंने इसका DDL लिखा हुआ है यहाँ पे, जो भी हमारे हेडर्स थे उनको मैंने डिफाइन कर दिया है उनके डेटा टाइप के थ्रू, फाइल में देख के कि इंट है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है या फिर बूलियन है, उसके हिसाब से हमने इसको डिफ़ाइन कर दिया है। CSV के लिए डिफ़ाइन करा है, सेम एक मैंने आइसबर्ग के लिए लिखा है और एक हमने पार्कविट के लिए लिखा है। तो एक बार क्वेरीज रन करते हैं। CSV मेरा जनरेट हो गया, आइसबर्ग टेबल मेरी जनरेट हो गई और पार्कविट टेबल मेरी जनरेट हो गई। अब मैं देखूंगा कि इसमें डेटा है या नहीं है। अभी मैंने सिर्फ, आप देख सकते हो कि इसमें डेटा आ चुका है, ऑल तो मैंने जबकि सिर्फ एक क्रिएट टेबल कमांड रन करा था। इसमें डेटा कैसे आ गया लेकिन, क्योंकि जो मेरा क्रिएट टेबल कमांड है आप इसको देखोगे आफ्टर डिफाइनिंग ऑल दी कॉलम नेम्स एंड देयर डेटा टाइप, उसके बाद हम डिफाइन करते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या है। ये मेरी पार्कविट फाइल्स है, तो इसमें मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कि रो फॉर्मेट कैसा है, इसका जो इनपुट फॉर्मेट है वो कैसे आएगा, आउटपुट कैसा आएगा, और जो लोकेशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि इसको डेटा रीड कहाँ से करना है। तो अब डिटेल से वो सेंस कैसे बनाएगा, वो बोलेगा कि मुझे इस लोकेशन से डेटा रीड करना है। इनपुट फॉर्मेट क्या है मेरा, पार्कविट फाइल्स है, अपाचे हडूप का HiveQL के थ्रू उसको क्वेरी करेगा। टेबल प्रॉपर्टीज हमने दे रखी है कि क्लासिफिकेशन पार्कविट है, एंड क्योंकि उसमें हेडर्स हैं तो मैंने उसको बोला कि सबसे जो पहला लाइन है उसको स्किप करो। तो मेरा यहाँ पे डेटा मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, ठीक है। अब सेम चीज़ हम करेंगे CSV फाइल्स के लिए। CSV में भी डेटा पॉपुलेटेड है, सेम कॉलम्स एवरीथिंग, ठीक है। इसका भी एग्जैक्टली सेम है। CSV का पहले हमने रोज एंड कॉलम्स एंड उसका डेटा टाइप डिफाइन करा। उसके बाद मैंने बोला क्योंकि ये CSV है तो मेरा कॉमा से उसका सेपरेटेड है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। टेक्स्ट इनपुट फॉर्मेट में इनपुट फॉर्मेट हम स्टोर कर रहे हैं और आउटपुट भी सिमिलरली। लेकिन क्वेरी हमारा कैसे हो रहा है, अपाचे हडूप हाइव का यूज़ करके। फाइल की लोकेशंस, अगेन दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, कहाँ से रीड करनी है, क्लासिफिकेशन क्या है उसकी, और फर्स्ट लाइन अगेन हेडर्स थी तो उसने स्किप करा। अब फाइनली देखते हैं कि आइसबर्ग में भी डेटा आया। यस, आइसबर्ग में कोई डेटा नहीं आया। आइसबर्ग के ऊपर डेटा कैसे पॉपुलेट होगा, उसको हम कैसे स्टोर करते हैं, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम CSV और पार्कविट और अपाचे हाइव के ऊपर ही फोकस रखेंगे। तो अगर मैं अपनी क्वेरीज देखूं,
अब हम इसका एक बार परफॉर्मेंस देखते हैं। मैं सब कुछ फैच कर रहा हूँ पार्कवेट से, तो मैं यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स देख सकता हूँ। रन टाइम 853 मिली सेकेंड और डेटा स्कैन 406 KB। सेम चीज़ अगर मैं CSV में करूँगा, तो डेटा स्कैन मेरा आप देख सकते हो कि इंक्रीज़ हो गया 2.69 MB, जबकि यहाँ पे था 400 KB। तो वही सेंस आता है कि जब पार्कवेट फाइल्स हैं वो उनका स्टोरेज भी एफिशिएंट होता है, क्वेरी भी एफिशिएंट होता है। अब हम देखते हैं कि इसका जो DDL है, सॉरी, इसका जो डेटा लॉग है ग्लू में कैसे स्टोर होता है। तो पहले मैं ग्लू पे गया, हमने देखा कि हमने ग्लू का अभी तक कुछ यूज़ नहीं करा था, हमने कुछ नहीं बनाया था, ठीक है। लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं इसके डेटाबेसेस पे जाऊँगा डेटा कैटलॉग में, तो वो डेव डेटाबेस बना चुका है। लेकिन मैंने डेव डेटाबेस में बनाया, कैसे बनाया? नहीं, मैंने डेटा बेस, हाँ, वेयर हाउस डेव ही यूज़ करा है। सॉरी, मैं डेटा बेसिस में देख रहा था। टेबल्स में अगर हम चेक करूँगा तो मेरी 3 टेबल्स क्रिएट हो चुकी हैं, जिसका मैं सारा मेटा डेटा यहाँ पे देख सकता हूँ। तो जब भी मेरे कोई स्कीमा में चेंज होगा या फिर मैं कुछ अपडेट करूँगा तो यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होगा। कैसे रिफ्लेक्ट होगा देखते हैं। यहाँ पे हमारा उसका स्कीमा आ गया। अभी हमने कोई पार्टीशन क्रिएट नहीं करा है, लेकिन अगर हम पार्टीशन क्रिएट करे थे तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। इंडेक्सेस कुछ है नहीं और कॉलम लेवल स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे जो भी के अभी कुछ हमने जनरेट करे नहीं है। स्कीमा में अगर मैं देखूँ तो मैं यहाँ से एडिट भी कर सकता हूँ स्कीमा। मैं यहाँ से कोई कॉलम ऐड कर सकता हूँ। लेट्स अज्यूम कि मैंने ऐड करा, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको और उसको टेस्ट कॉलम नाम दे देते हैं। सेव नहीं करने दे रहा कि वैलिड नहीं है, एक कॉमा एक्स्ट्रा आ चुका है यहाँ पे। इसको मैंने सेव करा। अब आप देख सकते हो मेरा टेस्ट कॉलम ऐड हो चुका है। तो जो मेरा टेबल का स्कीमा है वो AWS ग्लू के डेटा कैटलॉग से स्टोर होके यहाँ से वो रीड करता है। हमने देखा कि ग्लू में मैंने कुछ डिफाइन नहीं करा था, बट ये AWS में उसके बैकग्राउंड में सारा मेटाडेटा कैसे हैंडल होता है हाइव टेबल्स में, वो AWS ग्लू के क्रॉलर्स के थ्रू होता है। तो हमने एक बेसिक सा चीज़ देखी कि अथीना में हम कैसे टेबल्स एक्सपोज कर सकते हैं वाइल स्टोरिंग अ स्ट्रक्चर्ड डेटा इन AWS S3। लेकिन इसमें क्या क्या सपोर्टेड नहीं है एक बार वो डिस्कस करते हैं। इसमें एसेट कमांड सपोर्टेड नहीं है, मतलब कि मैं अगर मेरे को इसमें नया डेटा ऐड करना है तो मैं टेबल में डायरेक्ट इंसर्ट क्वेरी रन नहीं कर सकता। दिस वोंट वर्क। मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को अपना S3 की जो फाइल की लोकेशन है वहीं पे और फाइल्स ऐड करनी पड़ेंगी विद सेम स्ट्रक्चर, तभी वो मेरा डेटा इसमें ऐड हो जाएगा। सिमिलरली मेरे को डिलीट करना है तो मेरे को फाइल्स वहाँ से डिलीट करनी पड़ेंगी। इसका जो स्टोरेज है इसका कोई अलग से अपनी तरफ से स्टोरेज नहीं है, तो S3 से ही हमने देखा कि वो डेटा वहीं पे स्टोर्ड है मेरा इन दी एंड। तो मेरे को इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, तो वहीं से S3 से फाइल्स डिलीट करनी पड़ेंगी। अगर मुझे अपडेट करना है तो मेरे को पुराना डेटा डिलीट करके फिर नया डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा। add new S3 files on the bucket। इसमें रिमूव हो जाएगा, रिमूव S3 फाइल्स करूँगा मैं। तो मेरा अथीना विद अपाचे हाइव काफ़ी यूज़ होता है जब हमें काफ़ी बड़े डेटा सेट्स पार्कवेट फाइल में हमने स्ट्रक्चर्ड वे में S3 में स्टोर करा रखे हैं एंड उसके ऊपर बास्ट टाइम प्रोसेसिंग करनी है, कुछ डैशबोर्ड्स क्रिएट करने हैं, AWS क्विक साइट्स का यूज़ करना है या फिर कुछ कस्टम डैशबोर्ड्स बना रहे हैं जिस पे बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेरीज नहीं हो रही हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेरीज नहीं है। तो उसके लिए काफ़ी ईजी होता है दो चीज़ों के सेंस में, यूज़ करने के सेंस में एंड इनिशियल सेटअप के लिए में कोई टाइम ज़्यादा कम लगता है, इसलिए कॉस्ट भी इसका कम होता है। अनलेस एंड अनटिल तक
क्वेरीज आर नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स एंड हमने डेटा को अच्छे से पार्टीशन करा हुआ है. पार्टीशन इंडेक्सेस की तरह ही काम करता है. अब आइसबर्ग टेबल्स में इससे क्या डिफरेंस होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो कैसे स्टोर होता है डेटा, उसका मेरे डेटा कैसे स्टोर होता है, क्या डिफरेंस होता है हाइव के रिस्पेक्ट में, और उसमें पार्टीशंस और इंडेक्सेस के में कैसे क्वेरी का काम करता है. तो अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, सो दैट सब साथ में पढ़े, साथ में बढ़े. एंड इफ़ यू लाइक what we are creating, what we are doing over here, please like and subscribe to the channel. कुछ भी फीडबैक हो प्लीज़ शेयर इट इन द कमेंट्स एंड वी विल ट्राई टू वर्क अपॉन इट. See you guys next time.